यस बेटा थोड़ा सा आराम से। यस, सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी हो चुकी है, यू हैव डन दिस कम इन योर क्लास, है ना। एंड अबाउट न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स भी हो चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स आर डन और नॉट? प्रॉपर्टीज भी हो चुकी है। प्रॉपर्टीज so that it can easily convey। बताओ प्रॉपर्टीज हो चुकी है इसकी? Yes. So meanwhile what you have to do, okay, सबके पास नोटबुक है, पेन पेंसिल है, इसका आंसर लिखो। सॉल्व आपके क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन सॉल्व। Got the answer. Raise your hands, you've done it. Your voice is not coming, madam. Check your mic.
आवाज आ रही है? Wow. तो बेटा प्लीज बी साइलेंट, प्लीज बी साइलेंट सो दैट यू कैन हियर मी। ठीक है, अगर आप शोर मचाओगे यू आर नॉट एबल टू हियर मी। ठीक है, पहले आप खुद शांत हो सो दैट यू कैन हियर मी, यू कैन हियर टीचर ऑल्सो। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन फिनिश? व्हाट इज योर आंसर? That means you know the formulas and you can solve the questions. Now I'll give you one more. Chalo, let's solve the first question first. Have you got these assignments? Now then, let's do the first question. Before that, tell me, topic are we going to do? Colligative properties. What are colligative properties? कितनी है टोटल colligative properties? टोटल कितने नंबर में colligative properties? Properties you have read. First one is of vapor pressure, right? And the formula for this is minus PS upon P naught is equal to XB. What is XB here? What does XB stand for? What? कौन सा वाला सोल्यूट? नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तभी होगी जब आपका सोल्यूट नॉन वॉलेटाइल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी, व्हाट इज द नेम ऑफ द सेकंड प्रॉपर्टी? In boiling point. This is directly proportional to molality, right? This is equal to Kb into m. What is Kb here? Elimination constant. Okay. Third colligative property. Elimination increasing point, and this is equal to Kf into m, and Kf is molar difference constant or cryoscopic constant. What is fourth colligative property? Osmotic pressure, which is equal to CRT. C is molarity, R is gas constant, T is temperature. इन चारों फॉर्मूलास में कुछ मिसिंग है? अच्छा, पहले ये बताओ कि चारों फॉर्मूलास का यूज क्या है, किस लिए यूज करते हैं हम ये चारों फॉर्मूलास? चारों फॉर्मूला यूज होते हैं मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करने के लिए। एंड व्हिच अमंग दीज इज द बेस्ट colligative property to calculate the molar mass of solute? Which one is the best one? Right? क्योंकि उसमें मोलारिटी यूज होता है, वो रूम टेम्परेचर पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी कैलकुलेशंस भी इजी होती हैं। ये बायो मॉलिक्यूल्स का मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। लेकिन इसके बाद ही आपके पास एक टॉपिक आता है अब नॉर्मल मोलर मास का, जो कि कहता है कि आप ये प्रॉपर्टी यूज तो कर रहे हो मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन अगर आपने जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है तो उसकी एसोसिएशन या डिसोसिएशन को कंसिडर नहीं करोगे तो उसका नंबर तो चेंज हो जाएगा। लाइक अगर मैंने NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया, मैं बोलती हूँ कि मैंने 100 मोल्स ऑफ NaCl वाटर में डिसॉल्व किए और मैं अपना फॉर्मूला लगा के मोलर मास कैलकुलेट करती हूँ, तो मेरा मोलर मास इन फॉर्मूला से गलत आएगा, क्योंकि ये कहता है आपने तो 100 मोल्स ऑफ NaCl डिसॉल्व किए थे, लेकिन क्या आपने ऐसा सोचा कि सॉल्यूशन में जाके 1 मोल ऑफ NaCl
2 मोल्स ऑफ आयंस दे रहा है। क्या आपने ऐसा सोचा कि ये डिसोसिएट हो रहा है? अगर ये डिसोसिएट हो रहा है तो इसका नंबर चेंज हो रहा है। अगर ये नंबर चेंज हो रहा है तो आपका मोलर मास कैसे सही आ सकता है? क्योंकि आप तो बोल रहे हो हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर पे डिपेंड करती है। आपके सोल्यूट का तो नंबर ही चेंज हो जा रहा है, तो मोलर मास सही नहीं आएगा। कब? जब आप यहाँ आई कंसिडर नहीं करोगे। आई इज वैन हॉफ फैक्टर जो आपको बताता है कि जो आपने सोल्यूट ऐड किया है वो एसोसिएट या डिसोसिएट तो नहीं हुआ। डिसोसिएशन का एग्जांपल हमने NaCl किया, वैसे ही MgCl2 डिसोसिएट करेगा तो एक MgCl2 आपको 3 आयंस देगा। वैसे ही अगर आप AlCl3 को डिसोसिएट करवाओगे तो एक AlCl3 आपको 4 आयंस देगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन इससे भी ज्यादा दे सकते हैं। तो यहाँ I आपका 2 है, यहाँ I आपका 3 है, यहाँ I आपका 4 है। लेकिन ये तब जब आप ये अज्यूम करते हो कि 100% डिसोसिएशन हो जाएगी, कि मेरे 100 मोल्स ऑफ NaCl 200 आयंस बनाएंगे। मगर जरूरी नहीं है ना कि 100 आयंस डाली, 100 मोल्स डाले और 100 के 100 टूट जाए। मैक्सिमम 98-99% उसकी डिसोसिएशन हो पाती है, वो भी अगर बहुत हाई डाइल्यूशन की हो तो। अदरवाइज 100% डिसोसिएशन नहीं हो पाती है। तो कितनी हो पाती है? जितनी भी हो पाती है उसको हम अल्फा से निकालते हैं एंड दिस गिव्स यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये आपको बताता है कि 100 नहीं हुई तो कितना परसेंट हुई। ठीक है, इसके लिए आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम वाली इक्वेशंस का बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं एसिटिक एसिड, जो आपने पढ़ा +1 के इक्विलिब्रियम चैप्टर में, which is a weak acid, it cannot dissociate completely into its constituent ions। मतलब आपने जितनी भी कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की ली थी इनिशियली, उसमें से कुछ परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन निकल जाएगी। जितनी निकलेगी उतना ही एसिटेट आयंस और H पॉजिटिव आयन बनेंगे। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स निकालना है तो वो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होगा। C को कॉमन लिया, इसको कट किया, C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसको इग्नोर कर सकते हो और ये C∝² आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाएगी। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन चाहिए जो कि मोलैरिटी में होगी, अल्फा चाहिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो कि किसी नंबर में होगा कि 25% टूटा या 30% परसेंटेज में होगा या फिर मिली परसेंटेज में होता है कि कितना परसेंट टूट गया। तो जितना परसेंट भी, मान लो 25% टूटा और आपके पास 1 मोलर कंसंट्रेशन है तो ये 25% ऑफ 1 मोलर इतना निकल जाएगा 1 मोलर में से। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स में भी दिया हो सकता है या आपको कंसंट्रेशन में भी दिया हो सकता है, लेकिन अगर आपको K निकालना है तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में ही आपको लिखना है। आई होप आपको कंसंट्रेशन और नंबर ऑफ मोल्स में रिलेशन पता है। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन एंड नंबर ऑफ मोल्स? कौन सा फॉर्मूला इसको रिलेट करता है? दैट्स मोलैरिटी। मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास ये एसिटिक एसिड और ये एसिटेट आयंस के कंसंट्रेशन की जगह पर नंबर ऑफ मोल्स हैं कि हाँ मेरे पास 1 मोल है इनिशियली और इसमें से कुछ मोल्स निकल रहे हैं अल्फा और एक्स, ठीक है, और इसके ये बन रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में हो गई। अगर इसी को आपने कंसंट्रेशन में चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है? नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ता है।
तो इसके लिए जो भी जनरली 1 लीटर होगी, अगर नहीं गिवन होगी तो आपको बस यहाँ पर इन्हीं नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम से अगर डिवाइड कर दोगे तो ये कंसंट्रेशन में चेंज हो जाएगी और आप के की वैल्यू निकाल सकोगे। ठीक है। वैन हॉफ फैक्टर की 3 डेफिनेशंस आपको बुक में दी होंगी। मुझे कौन बता सकता है? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड और मुझे आई का कोई एक फॉर्मूला बता दो। In terms of colligative property, in terms of molar mass, in terms of dissociation or association. बोलो, who can tell me? Raise your hand. किसी को पता है फॉर्मूला वैन हॉफ फैक्टर की? 3 फॉर्मूलाज में से कोई एक बता सकते हो? Raise your hand forward and tell me बेटा। देखो, आपको पहले 4 फॉर्मूलाज आपने बताए ना, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो डायरेक्ट पुट होते सॉल्व हो जाते। आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो वैन हॉफ फैक्टर वाले में ही आएगी। तो पहले तो जो आपका वैन हॉफ वाले जो भी फॉर्मूलाज हैं उसमें आपने ये a अपॉन बी ऐसे याद रख लेना कि a है आफ्टर वाला, मतलब जो वैन हॉफ लगाने के बाद जो भी वैल्यू हमारे पास आई होगी किसी भी फॉर्मूला, और b है बिफोर वाला। ठीक है। लाइक अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात करूं तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। अगर मैं मोलर मास वाली बात करूं तो जो भी आपका आई को यूज करके मोलर मास आया होगा, जैसे आप कह लो नॉर्मल मोलर मास, और बिफोर मतलब जो आपने आई को बिना यूज किए मोलर मास निकाला होगा वो अब नॉर्मल है, क्योंकि वो तो गलत वाला होगा, तो ये अब नॉर्मल मोलर मास। मतलब ऊपर वो लिखना है जो आपने बाद में, उनकी हर बुक में आपको अलग अलग ऑब्जर्व्ड, कैलकुलेटेड ये सब मिल जाता है। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऑब्जर्व्ड कौन सी है, एक्सपेरिमेंटल कौन सी है, कैलकुलेटेड कौन सी है। तो अपने माइंड में बस सबके लिए ऊपर आफ्टर वाली चीज लिखनी है, नीचे बिफोर वाली चीज लिखनी है। गॉट इट? अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है कोई, ठीक है, जैसे डेल्टा टी एफ आप निकाल रहे हो तो ऊपर आएगा जो आई के साथ निकालोगे और नीचे आएगा जो बिना आई के, या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कोई भी, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला आ गया कि जो आपके आई के साथ वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऊपर, और जो आई के बिना वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो आपको नीचे लिखनी है। याद रखना है आफ्टर अपॉन ए बी, आफ्टर अपॉन बिफोर। ठीक है। यहाँ पर एसोसिएशन भी आफ्टर अपॉन पहले, बाद में कितना है, पहले कितना था। ठीक है। जैसे एसिटिक एसिड के लिए अगर हम करते हैं दिस इज CH3COO नेगेटिव और ये H पॉजिटिव, तो पहले अगर मेरे पास 1 मोल था, ठीक है, तो जब डिसोसिएट हो जाएगा 1 में से अल्फा निकल के ये अल्फा अल्फा। अब मैं टोटल मोल्स जो ये निकालूंगी, ये टोटल मोल कब निकले? आफ्टर डिसोसिएशन। ये कौन से थे? बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है। ये आफ्टर डिसोसिएशन होंगे जो टोटल होंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा, ये कट जाएगा एंड दिस गिव्स यू 1 प्लस एल्फा। ठीक है। दैट मीन्स ये आपके पास अगर आई निकालना है मुझे एसिटिक एसिड के लिए, तो आफ्टर वाली वैल्यू आ गई 1 प्लस एल्फा, और बिफोर वाली वैल्यू क्या है? हमने 1 लिया था। सिंपल। ठीक है। आफ्टर अपॉन बिफोर की पहले कितनी आयंस थी, नंबर ऑफ मोल्स थे, और बाद में कितने। नहीं समझ आया? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है। मैंने आपको बोला आपको सिर्फ इस पोर्शन में प्रॉब्लम आएगी। जैसे आपने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया अगर, तो आप बाकी भी कर सकते हो। इफ यू नो द फॉर्मूला, इफ यू नो आई कैसे कैलकुलेट करना है, आई तक भी ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आएगी जब अल्फा भी दिया होगा। ठीक है। और जो अल्फा वाली क्वेश्चन है उसमें आपको जैसे 3 फॉर्मूलाज दिए ना आई के, उसमें से आपको 2 फॉर्मूला यूज करने पड़ते हैं।
अब फॉर्मूला यूज करना तो ठीक है, लेकिन एक आपको एक्सप्रेशन डिराइव करना पड़ेगा, एक आपको ऐसी वाली इक्वेशन खुद बनानी पड़ेगी, और एक में आपको वही कि मोलर मास वाला दिया होगा या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज दी होंगी, एक वैसे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जैसे एसिटिक एसिड है, ये CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव आएंगे, डिसोसिएशन के लिए हो गया। ठीक है, तो अगर मेरे पास 1 मोल है इनिशियली तो इसका 0 0 होगा। इक्विलिब्रियम पे आफ्टर डिसोसिएशन जब इसमें से कुछ पोर्शन निकलेगा, लेट्स से अल्फा निकलेगा, तो अल्फा ही इसका बनेगा और अल्फा ही इसका बनेगा, एक पार्ट इसका एक पार्ट इसका। ठीक है, ये कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग चलता है। सपोज यहाँ पर 2 आयंस होती तो ये 2 अल्फा होता, यहाँ 3H पॉजिटिव होता तो ये 3 अल्फा होता। ठीक है, जो भी कोफिशिएंट है उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है। तो ये वाला था बिफोर डिसोसिएशन, और ये आपके पास आ जाएगा अब आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, आफ्टर डिसोसिएशन इसको अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये कैंसिल होके मेरे पास 1 प्लस अल्फा आ जाता है। तो जो आई का फॉर्मूला है तो मैंने आपको बोला ए बी, आफ्टर अपॉन बिफोर, कितने आफ्टर, आफ्टर वाला आ गया आपके पास 1 प्लस अल्फा और बिफोर था 1। गॉट इट? रेज योर हैंड्स इफ अंडरस्टूड इट, कैसे आपको एक्सप्रेशन बनाना है, समझ आ गया? नहीं आया तो आई कैन रिपीट वंस अगेन। चलो ठीक है फिर, गुड। ओके, अब देखो एसोसिएशन में क्या होगा। एसोसिएशन में सपोज आपके पास एसिटिक एसिड ही है, आपको वो बता देगा क्वेश्चन में, एसिटिक एसिड को ही हमने अभी डिसोसिएट किया। अब आप बोलोगे मैम एसिटिक एसिड को ही आप एसोसिएट भी करा रहे हो, आपको वो क्वेश्चन में बता देगा कि वो इसकी एसोसिएशन की बात कर रहा है या इसकी डिसोसिएशन की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एसिटिक एसिड है अगर ये एसोसिएट करता है तो जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है CH3COOH। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एक बड़ी फेमस प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप पढ़ोगे वो आपस में ज्वाइन कर जाता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मतलब अगर मैं 100 मोल्स एसिटिक एसिड के लेती हूँ, उसका सोल्यूशन बनाती हूँ, तो अल्टीमेटली मुझे थोड़ी देर बाद पता चलता है कि ये तो 50 रह गए। कैसे रह गए? क्योंकि दो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के ये हाफ ही रह गए हैं, तो दो दो आपस में जुड़ गए हैं, मतलब आई क्या है, आई है 1/2, हाफ रह गए। पहले था 100, अब 50 रह गए क्योंकि दो दो का सेट बन गया है। ठीक है, तो मतलब जितना भी था उसका हाफ रह गया है आपके पास, इसीलिए वैन ऑफ फैक्टर आई इसका 1/2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर उसने बोला ट्राइमर, डाइमर के लिए इट इज 1/2। अगर कहीं वो कह देता है कि ट्राइमर बना रहे तो 1/3। अगर कहीं बोल देता है कि टेट्रामर बना रहा है तो वो बन जाएगा 1/4। ठीक है, बस वो आपको आय की जगह वहां पर वो पुट करना है। अच्छा, फिर अगर मेरे पास आया एक्सप्रेशन बनाने के लिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बैक 2CH3COOH gives CH3COOH twice। मतलब पहले ये, अच्छा पहले ये जो भी थे अलग अलग थे, अब ये जुड़ गए हैं। ठीक है, दो का सेट था, अब ये 1 मोल बन गए क्योंकि वो आपस में जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और इसको हम लिख सकते हैं कि 1, ये अगर मैं 2 मोल्स को 1 लेती हूँ तो ये जो भी है ये 2 का हाफ हो गया ना, ये पहले 2 थे तो ये 1 हो गया। अगर मैं इसको 1 लेती हूँ तो मतलब बाद में ये कितना हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जितना भी मैं लूंगी वो आपस में जुड़ के उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसको 2 लेने के बजाय 1 मोल के साथ सॉल्व किया कि ये मेरा 1 थे अगर, तो 1 का हाफ
मतलब जब इसमें से कुछ निकलेगा 1 माइनस एक्स, तो ये इसका हाफ बनेगा, ठीक है, क्योंकि दो आपस में जुड़ गए हैं, ठीक है। आई रिपीट, देखो इधर कि मेरे पास है CH3COOH, मैंने 2 मोल्स इसके लिए और ये दोनों आपस में जुड़ गए, ठीक है। कि अगर मैं 100 लूंगी तो 50 रह जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 2 की जगह 1 मोल के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करती हूँ, ताकि मुझे फिर उसका फ्रैक्शन बनाना इजी रहे। कि पहले मैंने 1 लिया था, फिर जब इक्विलिब्रियम पे आया तो उसमें से कुछ पोर्शन निकला, ठीक है, और वो ओरिजिनल के आधा ही रह गया, मतलब 1 था तो वो हाफ रह गया ओरिजिनल का। हाफ एक्स को आप x/2 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये एक ही चीज है, पर आपको कॉन्सेप्ट ये समझना है कि 100 था तो उसका 50 ही रह जाता है, जितने मोल्स आपने लिए थे उसका आधा ही रह जाता है। तो ये x आपको फिर देखना कि अच्छा कितना अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन कितनी हुई होगी, ठीक है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन बनाओगे, ये आपका बिफोर वाला आ गया कि पहले वो 1 था। अब आफ्टर के लिए आपको क्या करना है, ये इक्विलिब्रियम वाला सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछले वाले में किया था ना, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा। अब इसके लिए सॉल्व करना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस x/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस x/2, ठीक है। तो ये आफ्टर वाले मोल्स आ गए आपके पास, मैं इधर लिख देती हूँ 1 माइनस x/2। अब I क्या लिखना है आपने, I मैंने आपको बोला आफ्टर अपॉन बिफोर है, तो इसके लिए I आ जाएगा 1 माइनस x/2, और बिफोर तो है ही 1, तो यही आपका I का एक्सप्रेशन आ जाएगा 1 माइनस x/2। तो जब भी आपको एसोसिएशन करनी है तो इस तरह से एक्सप्रेशन बनाना है, जब भी आपको डिसोसिएशन करनी है तो आपको ये एक्सप्रेशन बनाना है, ये वाला। आपने लिखा ये लिख लिया बेटा? लिखना चाहते हो तो प्लीज लिख लो, काम आएगा आपके। डन। एसोसिएशन वाला भी लिखना है आपने अभी। ये भी लिख लो एसोसिएशन के लिए। यस यस, दिस इज फॉर एसोसिएशन। डन बेटा? से यस और नो कर लिया? Yes, ma'am.
नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। वेपर प्रेशर के क्वेश्चंस में भी बच्चे थोड़ी गड़बड़ करते हैं। लेट्स सी आप कर पाते हो। कम टू फोर्थ क्वेश्चन। It says at 25 degrees Celsius, the saturated vapor pressure of water is 3.165 Kelvin Pascal. That is 23.77 mm of Hg. Find the saturated vapor pressure of a 5% aqueous solution of urea at the same temperature. और मोलर मास गिवन है 60.05. टेल मी, पहले तो ये बताओ फॉर्मूला कौन सा यूज होगा इसमें? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर फॉर्मूला बताओ फिर पूरा। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू XB। अब XB डायरेक्ट तो आपको गिवन नहीं होता, तो अगर मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हो तो आप क्या करते हो, इसको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये होता है वैसे मोल फ्रैक्शन। लेकिन अपने कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा कम करने के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में ये आप NB को इग्नोर कर सकते हो एंड योर फॉर्मूला रिमेन्स दिस। लेकिन आपको नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दिए हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिए हैं तो आप उसको मास अपॉन मोलर मास से रिप्लेस कर देते हो और वैंडा फैक्टर लगाना है। तो आई, व्हाट इज वैल्यू ऑफ आई हियर? आई इज इक्वल टू 1। नॉन इलेक्ट्रोलिटिक जो भी सॉल्यूट्स हैं जो आयनिक नहीं है, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, DNA फ्रेगमेंट, ठीक है, ऐसा कुछ भी है तो उसका आई की वैल्यू 1 होगी, ना वो एसोसिएट होगी ना डिसोसिएट होगी, ठीक है। अच्छा, अभी पी नॉट की वैल्यू बताओ, व्हाट इज वैल्यू ऑफ पी नॉट? क्या वैल्यू इक्वेशन में पी नॉट की? ये है आपकी 3.165। ये जो वेपर प्रेशर दिया है वाटर का, प्योर सॉल्वेंट हो गया ये वाटर, और आपको सॉल्यूशन का नहीं गिवन है, ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। व्हाट इज वैल्यू ऑफ WB? मास ऑफ सोल्यूट इज हाउ मच? 5% मीन्स 5 ग्राम सोल्यूट है, 95 ग्राम सॉल्वेंट है, 100 ग्राम सोल्यूशन है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5 grams solute। WB is equal to 5, WA is equal to 95, ठीक है। और ये आपके पास यूरिया है, यूरिया का मोलर मास गिवन है क्वेश्चन में 60.05, ठीक है, तो यहाँ पर मोलर मास आ जाएगा। और मोलर मास ऑफ ए कितना है? वाटर, वाटर आपके पास मोलर मास ए आ गया 18, ठीक है, वाटर का मोलर मास 18, so this becomes 18 अपॉन 95, ठीक है। समझ आया क्या क्या पुट किया हमने, कैसे कैसे पुट किया? इसमें कोई चीज पूछनी है या समझ आ गया बेटा? Yes. Yes, ma'am. तो फिर सॉल्व करो एंड गिव मी द आंसर। मैंने पुट करके दिया, आंसर तो दे दो। कैलकुलेशंस करने में आंसर है 0.015।
कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।